Hello friends, welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain and today we are going to start indefinite article. ठीक है, लास्ट 3 क्लासेस पे हमने डेफिनेट आर्टिकल की क्लास ख़त्म की है और आज से हम इनडेफिनेट आर्टिकल की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले हम क्लास को स्टार्ट करें, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए फ्रेंड्स, हो सकता है आज की क्लास बड़ी हो क्योंकि बहुत कुछ हमें सिलेबस को कंप्लीट करते हुए फास्ट चलना है। बहुत कुछ मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन का जो यूज़ है, इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, ए और एन को। तो ए और एन का जो यूज़ है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है किस पर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पर। फर्स्ट अल्फ़ाबेट मतलब कि सबसे पहले देखिए प्रोनाउंसिएशन पर। किसके प्रोनाउंसिएशन पर? फर्स्ट अल्फ़ाबेट के प्रोनाउंसिएशन पर। जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, मतलब वो स्वर है कि व्यंजन है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको ये देखो, मैं बता दूं कि इंग्लिश में आप जनरली क्या सोचते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल हैं। बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन हैं। आप सोचते हैं कि स्वर के सामने एन लगा देंगे, स्वर के सामने एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट के सामने आप क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, तो आपका सेंटेंस या आर्टिकल का ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के सामने भी एन लगता है। जैसे कि देखो, अभी मैं बता देता हूँ। आप सोचते हैं कि सिर्फ वॉवेल के सामने लगता है एन, नहीं। जैसे कि मैंने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट, ये जो एच है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके सामने हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ये एक्सेप्शन है ना। ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। मैं अभी आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, इसे कैसे समझना है। तो वो ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 स्वर को तो आप याद रखो। इसके अलावा आपको हिंदी के स्वर भी याद करना है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ये जो स्वर आते हैं, इन स्वर को बोलते समय आपके मुंह से, जैसे आप अ बोलिए, आ बोलिए, ई बोलिए, ऊ बोलिए, ऊ बोलिए, ओ बोलिए, औ बोलिए, ए बोलिए, ए बोलिए, तो आपके जब आप इन अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं ना, तो आपके मुंह से जो हवा है वो सीधे सीधे निकल जाती, कहीं भी नहीं रुकती। मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। पहले अल्फ़ाबेट को बोलते समय यदि बीच कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बाधा नहीं हो रही है, यदि अल्फ़ाबेट ऑब्स्ट्रक्शन लेस है तो वहाँ पर एन लगेगा, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये आप बोल के देखिए, कहीं भी हवा बीच में रुक रही है क्या, नहीं रुक रही है। लेकिन आप और कोई कॉन्सोनेंट हिंदी के बोल के देखिए, व्यंजन बोल के देखिए, क, तो बीच में हवा रुकी, ख, च, ट, ठ, ये बीच में आप बोल के देखिए तो हवा रुक रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बाधा हो रही है, बोलने में रुकावट हो रही है। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपका पहला अल्फ़ाबेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसमें वहाँ पर ए लगेगा आर्टिकल, और जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शनलेस अल्फ़ाबेट है, मतलब हिंदी का सीधे सीधे बोलूँ वॉवेल है, तो वहाँ पर एन अल्फ़ाबेट लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अभी देखो, मैं इसे एक चार्ट के थ्रू और आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस चार्ट को। मैंने आपके लिए मेहनत की है इस चार्ट को बनाने के लिए। इसमें कुछ खेल नहीं है। देखिए, एन का यूज़ कब होगा, जब आपका पहला लेटर वॉवेल होगा। वी मतलब वॉवेल और सी मतलब कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेटर यदि आपका पहला लेटर यदि वॉवेल है और इससे साउंड भी वॉवेल होता है, मतलब पहला लेटर यदि स्वर है उससे साउंड भी स्वर का होता है, तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। जैसे एप्पल, देखिए यहाँ पर वॉवेल है, लेटर वॉवेल है और उच्चारण भी ए का हो रहा है, हिंदी का ए हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एन ऑरेंज, ओ स्वर है और उच्चारण भी ओ का हो रहा है, ऑरेंज। ठीक है, उसी प्रकार अम्ब्रेला, यू स्वर है और अम्ब्रेला अ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इसी प्रकार स्वर भी आपका क्या हुआ,
सॉरी लेटर भी आपका स्वर हुआ और साउंड भी आपका स्वर हुआ, तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ठीक है। अब देखो, यदि आपका लेटर यदि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और साउंड भी यदि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के मैटर में क्या हो जाएगा, वहाँ पर ए आर्टिकल लगेगा, जैसे अकार। अब देखिए इस कार में सी पहला अल्फ़ाबेट है, तो ये कॉन्सोनेंट है, ऊपर से उच्चारण भी का मतलब व्यंजन हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार अमैन, अब आए, तो सबके सामने ए लगा। ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, कंडीशन क्या है, यदि लेटर वॉवेल हो लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की तरह हो। स्वर अल्फ़ाबेट है, देखिए देखिए यू है यहाँ पर, अयूनियन, अयूनियन, यूनियन में यू तो स्वर है, इंग्लिश का स्वर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, हिंदी के व्यंजन की तरह हो रहा है। ठीक है। वैसे यूनिक, यूनिक में यू तो क्या है, इंग्लिश का स्वर है, लेकिन हिंदी के व्यंजन की तरह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। वैसे यूरोपियन, तो यहाँ पर अ लगेगा। ठीक है। लास्ट रूल क्या बोल रहा है इसका, चौथा, इन, यदि लेटर कॉन्सोनेंट है, साउंड वॉवेल है, लेटर यदि आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड यदि स्वर की तरह होता है, तो वहाँ पर एन लगेगा। जैसे LIC, तो इसको जब आप हिंदी में लिखोगे, देखो एल तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में जब आप लिखोगे तो एल, एल में ये जो ए है वो क्या है, स्वर है। उसी प्रकार MLA, MLA में एम तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो ये ए है वो क्या है, स्वर है। वैसे ही SI, SI में एस जो है वो क्या है, व्यंजन है, लेकिन एस में ए जो हिंदी का है वो स्वर है। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में उसके सामने एन लगेगा। कुल मिला के आपको इतना लंबा चौड़ा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है इस चारों रूल में, सिर्फ इतना याद कर लेना, यदि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह हो, हिंदी में हिंदी के स्वर की तरह हो, तो वहाँ पर एन लगेगा, और यदि प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन की तरह हो तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। आपको पहला अल्फ़ाबेट देखना है, यदि प्रोनाउंसिएशन स्वर की तरह हो, हिंदी के स्वर की तरह हो तो एन लगेगा, और प्रोनाउंसिएशन यदि हिंदी के व्यंजन की तरह हो तो ए लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देख लो, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। ठीक है। MA, ए आया, एम में ए आया, तो इसलिए एन लगा। उसी प्रकार BA में, अब देखो BA में ब जो है वो प्रोनाउंसिएशन ब है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए लगा, यहाँ पर एन था, यहाँ पर ए लगा। MA और BA में फ़र्क समझ में आया। कई लोग क्या सोचते हैं कि ये इस टाइप के जो शॉर्ट टर्म हैं वो क्या होते हैं, उसमें एन लगाते हैं, लेकिन ये रूल यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली इनडेफिनिट आर्टिकल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो यदि प्रोनाउंसिएशन, यदि पहले अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन यदि हिंदी का स्वर है तो वहाँ पर एन लगेगा, लेकिन ये BA भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन ये हिंदी का व्यंजन है पहला अल्फ़ाबेट, इसलिए यहाँ पर ए लगा। सेम एग्जांपल अपन ले लेते हैं, NMLA, एम के सामने ए है इसलिए NMLA, लेकिन जब हम MLA का फुल फॉर्म लिखते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहीं पर ये फुल फॉर्म लिखने के बाद क्या हो जाएगा, मेंबर, मेंबर में म आया, म क्या है, व्यंजन है, इसीलिए इसके सामने ए लगेगा। तो अगेन एंड अगेन मैं बार बार I try to tell this point that indefinite article and completely depends on the pronunciation. ठीक है। चलिए अब कुछ रूल्स देखते हैं। सबसे पहले रूल देखते हैं यू का। ठीक है। देखिए यू में क्या है, अभी तक मैं जो बातें करते आ रहा था स्वर व्यंजन की वही है। यू का एक प्रोनाउंसिएशन य से होता है और एक प्रोनाउंसिएशन अ से होता है। जब य से प्रोनाउंसिएशन होगा तो ए लगाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है, और जब अ से प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसके सामने चूंकि स्वर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए यूनियन य से प्रोनाउंसिएशन है, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिक बुक, ठीक है, उसके सामने ए लगाएंगे। उसी प्रकार अम्ब्रेला, अंपायर, ठीक है, अम्ब्रेला अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अंपायर अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसके सामने एन लगेगा। ठीक है।
क्लियर है? एन अम्ब्रेला, एन अम्पायर, उसी प्रकार अ यूनियन, अ यूनिक, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं एच का। ठीक है, एच का रूल देखेंगे। एच का रूल देखेंगे तो एच के भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कौन कौन से प्रोनाउंसिएशन होते हैं? एक होता है ह, और दूसरा एक साइलेंट होता है जो कि अ की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है। साइलेंट मतलब अ की तरह। ह से देखेंगे हाउस, हॉर्स। तो इसके सामने चूंकि व्यंजन प्रोनाउंशिएट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आर, ऑनरेरी, एयर, एयरेस। ठीक है, सब में अ और ए का यूज़ हो रहा है। ठीक है, एयर, एरेस, ऑनरेरी, और तो चूंकि स्वर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे इसके सामने। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखना, ही इज ऑनेस्ट। अब आप सोचो कि ही इज ऑनेस्ट के सामने मैंने, अब चूंकि ऑनेस्ट हो रहा है, अ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मतलब एन लगना चाहिए यहाँ। अब आप सोचेंगे यहाँ पर मैंने एन क्यों नहीं लगाया? मैंने एन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये ऑनेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद मैंने पहली क्लास में बताया था कि एक नाउन होना जरूरी है। यदि ऑनेस्ट बॉय होता, ऑनेस्ट पर्सन होता, तो यहाँ पर एन लगता। चूंकि यहाँ पर नाउन नहीं है इसलिए ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो ही इज़ एन ऑनेस्ट, ये गलत सेंटेंस हो गया ना। ठीक है, लेकिन ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अब चूंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ गया है इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक आर्टिकल लगा दिया है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पहली क्लास में मैंने बताया था। अब होटल को लेकर लोगों के मन में डाउट रहता है कि ए लगाएं कि एन लगाएं। तो याद रखना फ्रेंड, हम जो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो एग्ज़ाम में आंसर होगा होटल के सामने ए लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम यूएस इंग्लिश का यूज़ नहीं करते इसलिए हमें दूसरे आर्टिकल की तरफ नहीं देखना है, होटल के सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए अगला रूल देखते हैं। सेम यू के लिए देखा हमने, एच के लिए देखा, अब ओ के लिए भी देख लेते हैं। ओ का एक उच्चारण होता है अ और एक उच्चारण होता है वह। अब देखिए जैसे अ से उच्चारण हुआ तो एन लगेगा। ऑनियन, ओ आ रहा है ना, स्वर है ये। उसी प्रकार आउल, आउल, ठीक है, आ से उच्चारण हो रहा है इसलिए एन लगा। लेकिन व से, यदि ओ का व से प्रोनाउंसिएशन करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, वो है वन, ओ एन ई, वन। तो वन के सामने चूंकि व क्या है, व्यंजन है, इसलिए उसके सामने ए लगेगा। ठीक है, अब ये देखना, अब 1 रुपी नोट, याद रखना कि ये जो 1 है वो एक ऑब्जेक्टिव है। तो यदि 1 रुपी बोलूँगा मैं तो उसके सामने आर्टिकल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इस ऑब्जेक्टिव के बाद एक नाउन होने जरूरी है, तो हमने यहाँ पर नोट लगा दिया, तो अ 1 रुपी नोट हो गया। अब यदि इस रुपी के बाद, यदि मैं 1 रुपी के बाद एक क्वाइन, ये क्या है ना, क्वाइन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बाद 1 के बाद क्या आ गया, एक क्या आ गया, नाउन आ गया, तो इसके सामने भी ए लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक सारे रूल क्लियर थे। चलिए जल्दी जल्दी, मुझे बहुत सारे रूल्स और बताने हैं। आज कोशिश करेंगे कि जीरो आर्टिकल के बारे में भी कुछ रूल देख लें, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। अगला रूल देखते हैं, अननोन पर्सन। तो अननोन पर्सन की जब बात आती है तो मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी, उसमें मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नेम है किसी का, जैसे रवि, रुपेश, जॉन, अंशुल, अनुव्रत, इस प्रकार के जो नाम हैं उसके सामने आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे किसी लड़के के या किसी लड़की के नाम के सामने, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसलिए उसके सामने नो आर्टिकल। ठीक है, ये तो आपको मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन के सामने नो आर्टिकल। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था पिछली क्लास में, यदि किसी के सरनेम को हम प्लूरल फॉर्म में बोलें तो क्या होगा, उसके सामने द लगेगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होने से, जैसे कि द शर्मास। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बताया था, द शर्मास रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब जो शर्मा फैमिली है वो अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुई है। ये एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। द जैन्स, द मौर्यास, द शर्मास, तो इस प्रकार द श्रीवास्तवस,
ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, जिसमें प्लूरल सरनेम हो उसमें आप द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अभी हमारी बात चल रही है ए और एन की, यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। अब ए कैसे लगेगा, यदि किसी के सरनेम के सामने हम मिस्टर या मिस या मिसेस लगाते हैं तो वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मिस शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, या फिर अ मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो जब भी देखिए मिस मिस्टर मिसेस के बाद हम क्या है ना, नेम नहीं लिखते डायरेक्ट। ये इंग्लिश का रूल है कि मिस मिस्टर या मिसेस के बाद हम सरनेम लिखते हैं, तो उसके पहले मिस मिस्टर या मिसेस के पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए रूल क्लियर है। यदि प्लूरल आ जाएगा सरनेम तो द लगेगा, यदि सिर्फ प्रॉपर नाउन नेम है तो वहाँ पर नो आर्टिकल, लेकिन यदि मिस मिस्टर या मिसेस है और उसके बाद में सरनेम है तो वहाँ पर क्या लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट रूल, यूनिट और प्राइस। अब देखिए यदि यूनिट की बात करें तो वहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जो दूध है वो लीटर में बेचा जाता है। यहाँ पर जो लीटर है वो यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है ना, जो दूध है वो किस में बेचते हैं, हम लीटर में बेचते हैं। ठीक है ना, गेहूं को किस में बेचते हैं, किलोग्राम में बेचते हैं। राइस को किस में बेचते हैं, किलोग्राम में बेचते हैं या ग्राम में बेचते हैं, जैसा भी बेचें। ठीक है, किसी चीज़ को क्विंटल में बेचते हैं, किसी को मिलीलीटर में बेचते हैं, किसी को सेंटीमीटर में मापते हैं, तो वो यूनिट है। तो यहाँ पर दूध को बेच रहे हैं हम लीटर में, तो ये सेंस हो रहा है यूनिट का, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा। लेकिन जब एक प्राइस की बात होगी तो वहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा, ए या एन लगेगा, फिर वो साउंड पर डिपेंड करता है, प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। तो मिल्क इज सोल्ड रुपीज़ अ लीटर, मतलब उसका प्राइस बता रहा है कि 1 लीटर दूध की कीमत क्या है, 1 लीटर दूध की प्राइस क्या है, 50 रुपये है। ठीक है, तो जहाँ पर प्राइस की बात आएगी वहाँ पर ए या एन आर्टिकल लगेगा, और जहाँ पर यूनिट की बात आएगी वहाँ द आर्टिकल लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत इजी रूल हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला रूल है एनी और ऑल का। अब देखिए यदि एनी की बात आएगी तो वहाँ पर ए लगेगा। ठीक है, और यदि पूरे क्लास को बताए तो वहाँ पर द लगेगा। मैंने द रिच वाला आपको एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर, है ना, द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी, तो वो पूरे क्लास को बता रहा था, हमेशा ये पूरे अमीरों के बारे में बताया था। तो वैसे ही द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ये पूरे डॉग्स के बारे में आ गया। लेकिन जब आपको एक डॉग के बारे में बात करें, अ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो किसी एक डॉग के बारे में बात किया तो वहाँ पर ए लगेगा। और जब पूरी डॉग की श्रेणी या डॉग के पूरे क्लास को, डॉग की पूरी जाति को, डॉग के पूरे वर्ग को यदि रिप्रेजेंट करेगा तो वहाँ पर द लगेगा। क्लियर है फ्रेंड, इतना क्लियर है। इस रूल पर इससे रिलेटेड रूल पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आई नो कि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ और इसमें एक्सट्रैक्ट करूँगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मतलब होता है हटाना। ओमिशन मतलब होता है हटाना, है ना, आर्टिकल को हटाना, मतलब जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको जीरो आर्टिकल के बारे में समझा रहा हूँ। रूल नंबर 1 देखो, बहुत ही कॉमन रूल है। ठीक है, बहुत ही कॉमन रूल है। यदि वाक्य में मेन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस, सोसाइटी, वार, एक्सेट्रा, इनमें से किसी भी वर्ड का यूज़ हो तो उसके पहले में नो आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, जीरो आर्टिकल होगा। जैसे मैंने साइंस बताया तो साइंस इज़ अ बूम, इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने लिटरेचर के बारे में बात की तो लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो इसके सामने भी क्या होगा, नो आर्टिकल। मेन इज़ मॉडल, ठीक है, तो देखिए मैंने मेन वुमेन के बारे में बात की थी तो इसके सामने भी नो आर्टिकल। ये बहुत ही कॉमन रूल है, किसी भी बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड रूल जल्दी से देखते हैं, जो आपके काम की चीज़ है। ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए ये समझने वाली चीज़ है कि यदि कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, चारों का मतलब एक ही हुआ, जाना, आना या ट्रैवल करना या यात्रा करना। ठीक है, तो कम, गो, ट्रेवल या जर्नी, इस चार में से यदि कोई भी वर्ड हो और उसके बाद में यदि बाई हो और बाई के बाद में व्हीकल का नाम हो, व्हीकल का नाम मतलब कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइसिकल, बाइक, ठीक है, जो कुछ भी हो, यदि गो, कम, ट्रेवल, जर्नी के बाद में और व्हीकल के नाम के पहले यदि बाई लगा है तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा।
लेकिन यदि कम, गो, ट्रेवल, जर्नी इन्हीं वर्ड्स के बाद और व्हीकल के नाम के पहले यदि इन लगा है तो वहाँ पर व्हीकल के नाम के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए या एन लगेगा, डिपेंड करता है साउंड पर। चलिए अब देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पर ना द लगा, ना ए लगा, ना एन लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर बाय है। ठीक है, तो ये देखो गो आया। ठीक है, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी में से कोई भी एक वर्ड है, गो आया। ठीक है, वह स्कूल जाता है बस से। ठीक है, अब गो के बाद बाय आया और यहाँ पर व्हीकल का नाम आया बस, लेकिन बीच में चूंकि यहाँ पर बाई है इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल। लेकिन सेम एग्जांपल में ही गोज टू स्कूल, इन आया तो इन के कारण ए लग जाएगा, इन अ बस। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल क्लियर हुआ था ना, इंपॉर्टेंट रूल। चलिए जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, बताइए क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ये तीन वर्ड हैं। सॉर्ट, टाइप, काइंड, इसका मतलब वही होता है कि प्रकार। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बुक्स मतलब इस टाइप की किताब, दिस काइंड ऑफ बुक्स इस प्रकार की किताब, दिस सॉर्ट ऑफ बुक इस प्रकार की किताब। तो तीनों का मतलब प्रकार होता है। ठीक है ना, तो सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट, टाइप और काइंड के बाद में यदि ऑफ आ जाए और उसके बाद में यदि कोई नाउन हो तो नाउन के पहले नो आर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ये नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाने नहीं देते हैं। आपको तो मालूम है नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन ये जो सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और काइंड ऑफ है, यदि इसके आ जाने से नाउन के सामने में आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जांपल देख लीजिए, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बॉय, यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के बाद यदि नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि यदि रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, ठीक है, यहाँ पर भी तीन वर्ड हैं, रैंक, पोस्ट, टाइटल। रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद में यदि नाउन है तो ये तीन वर्ड भी क्या करते हैं, आपके आर्टिकल को हटा देते हैं। देखिए, हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर, कोई आर्टिकल है क्या? नहीं आया। उसके जो पिताजी हैं वो किस पोस्ट में प्रमोट हुए हैं? मैनेजर के पोस्ट में उनका क्या है, प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद यदि नाउन है तो वहाँ पर आर्टिकल के सामने नाउन के सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है दिस, दैट, दीज, दोज, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर, इस प्रकार के जो भी प्रोनाउन वर्ड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दिस, दैट क्या है, सिंगुलर है, लेकिन दीज और दोस्त उसके प्लूरल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से है ना, माई का प्लूरल क्या है, अवर है, वी का अवर है, योर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं इसके बाद में यदि नाउन आ जाए तो ये जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, नाउन के पहले आर्टिकल हटा देते हैं। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम पढ़ ही रहे हैं, आर्टिकल को हटाना है। तो माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई, ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आर्टिकल है क्या? नहीं। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो याद रखना, दिस, दैट, दोज, दिस, इसके साथ आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे नाउन के पहले। चलिए आज मुझे मालूम है क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए आज का ये लास्ट रूल कर रहा हूँ। कल हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल पर और चर्चा करेंगे और कल आर्टिकल को कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। चलिए इस रूल को देख लेते हैं। डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब बीमारी के बारे में। ठीक है, डिजीज़ मतलब होता है बीमारियां। ठीक है, तो बीमारियों के बारे में बात करें, यदि इसका जनरली वे में बात करें तो नो आर्टिकल, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी बीमारी के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो वहाँ द लगता है। तो पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि आगे हम इसी प्रकार से हम अब इसे फॉलो करेंगे, ऐसे ही रूल बनाएंगे। तो जनरली और पर्टिकुलर को लेके, तो जनरली सेंस में नो आर्टिकल, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में द आर्टिकल लगेगा। ठीक है,
अब देखिए कैंसर इज़ अ फैटल डिसीज़, फैटल मतलब होता है प्राणघातक, ठीक है ना, प्राणघातक बीमारी है कैंसर। तो ये कॉमन बात है, जनरली सेंस है इसका, जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। हर अंकल इज डाइड ऑफ टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका फुल फॉर्म है, तो टीबी से उसके अंकल मर गए, तो ये एक जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए नो आर्टिकल। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन देखो कि द का हमको कहाँ पर, पर्टिकुलर, मैंने बोला है जब पर्टिकुलर की बात आएगी तो हम वहाँ पर द यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर कौन कौन सा है, एक तो पर्टिकुलर है मिसल्स, मिसल्स मतलब होता है खसरा, खसरा रोग होता है ना। दूसरा है रिकेट्स, तो जो रिकेट्स है, रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, वो जो सूखे सूखे रोग हो जाते हैं ना शरीर पे, वो है। तीसरा होता है मम्स, मम्स का मतलब होता है गलसुआ, चेहरे पे या गाल पे सूजन हो जाती है ना, उसे हम मम्स बोलते हैं। चौथा है फ्लैग, फ्लैग मतलब होता है जो महामारी होती है उसको फ्लैग बोलते हैं, ठीक है, अभी जैसे कोरोना है। और एक होता है फ्लू, फ्लू मतलब संक्रमण होता है, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब संक्रमण है, ठीक है। तो इस 5 वर्ड को याद रखना, MRMPF, ठीक है, मतलब मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग, फ्लू। इन 5 वर्ड के सामने आपको, इन 5 बीमारियों के नाम के सामने आपको द लगाना है, लेकिन बाकी बीमारियों के नाम के सामने नो आर्टिकल था। सिर्फ इन 5 बीमारियों के नाम के सामने आपको क्या करना है, द आर्टिकल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी, बर्ड फ्लू शहर को हिट कर चुकी है या फिर हिट किया है बर्ड फ्लू ने शहर को, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना कि कोई भी बीमारी हो उसके नाम के सामने, उस बीमारी के नाम के सामने नो आर्टिकल, लेकिन यदि ये 5 वर्ड आएंगे, मिजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग और फ्लू, तो इस बीमारी के नाम के सामने आपको द का यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो कल की क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली क्लास तक के लिए हैव अ नाइस डे।